प्लेटफॉर्म था जहाँ मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। एकदम मुझे जीने का तो कोई भी ख्वाहिश ही नहीं था। चलो बीमारी में मरूंगी तो सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे, तो मैंने बोला चलो अब अच्छा है, खत्म कहानी। सेकेंड एज में भी हूँ, सेकेंड स्टेज था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन माँ का प्यार माँ ही देती है। या इतना सरवाइव किया कि मैंने जब एक स्टेज ऐसा किया था कि मैं 15 दिन तक कुछ खाई नहीं। पानी का घोट मैं पीती थी, दिन भर में 10-15 ड्रॉप ही मेरे गले से जाता था। डॉक्टर ने बोला कि बहुत नामुमकिन है जीना, तुमको हम लोग पाइप लगा देते हैं नाक से, खाना डायरेक्ट उससे जाएगा। मैं बोला मैं मर जाऊंगी लेकिन पाइप तो नहीं। आज वो नहीं है लेकिन आई मिस वेरी मच। आज उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। नमस्कार साथियों, तो आज आपका स्वागत है हमारे सेकंड एपिसोड में माइक पर भारत, जहाँ हर इंसान एक सितारा है। तो आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से मिले हैं जो बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। वो समाज जगह का नाम मानपुर में एक एरिया है जिसका नाम मंडाला है। वो वहाँ के रहवासी हैं जिनका नाम है रबीउल शबाज शेख, जिन्हें बच्चे शबाज शेख नाम से भी पुकारते हैं। तो आइए मिलते हैं शबाज शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जो शुरुआती दौर रहा वो कैसा था मुंबई शहर में, और अपने जीवन के बारे में जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। कोलकाता से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी जो मतलब तालीम है मेरी, मैं 12 पास हूँ, कोलकाता से हूँ। और मेरी शादी के बाद मैं मुंबई में, आज मेरा 13वां साल है। मैं 13 साल से मुंबई में हूँ, जहाँ मेरे 2 बच्चे, मेरे शौहर है। बहुत खूबसूरत जिंदगी जीती हूँ और बहुत खूबसूरत कहानी है। जब आप शुरुआती दौर में बच्चों के साथ जुड़ने लगे, मिलने लगे, तो कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस, अनुभव, बच्चों को पढ़ाना सिखाना? तो आप उसके बारे में बताओ। ये भी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी दास्तान होगी, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो उसी दौरान क्या हुआ कि हमारी थोड़ी माली हालत खराब हो गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने पापा को थोड़ा हाथ बताओ, अपने अब्बू को। तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट किया, सिर्फ एज ए नीड स्टार्ट किया था। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, ड्रीम नहीं था, गोल नहीं था, बस स्टार्ट किया कि थोड़ा हो जाएगा। लेकिन वो नीड कहीं ना कहीं मेरा प्रोफेशन बन गया। वहां का भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। वहां भी मैं स्कूल में टीचर थी, एज ए टीचर पढ़ाती थी। MM मॉडल स्कूल की मैं टीचर थी। लेकिन जब मेरी मेरी मेरे मेरे पेरेंट्स को ये हुआ कि नहीं अब शादी होना चाहिए, तो मेरा रिश्ता आया, तो बोले कि लड़का को मुंबई में रखना है। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं भी जो भी है बेइज्जत, मुझे नहीं जानना है वो कौन है, कैसा है, किस तरह का है। ब्लाइंडनेस लव जिसको बोलते हैं, एज ए ब्लाइंड लव, मैंने अपने पापा को कहा कि आपने ये रिश्ता हाँ कर दो। मेरे पापा बोले कैसे कर दूं, बम्बई में जाके रहेगी। मैं बोले बम्बई में रहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को एज ए सलमान खान में बहुत दिल तो है। तो मैं भी कहीं बम्बई जाऊंगी तो मुझे सलमान खान से तो मिलने का मौका मिलेगा। मतलब एक दीवानगी थी उस वक्त की। तो मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन शादी हुई हमारी। ब्लाइंड लव थी। मुंबई से जब शादी होके मैं कोलकाता से बम्बई आई, तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैं बम्बई की जमीन पे रखी, तो मैं यही सोची थी सलमान आज मैं तेरे इलाके में आ गई। तो वो एक ड्रीम था, वो एक ख्वाब था जो मैंने अचीव किया। ये कभी नहीं सोचा कि कभी सलमान से मिलूं, ये कभी अचीव करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, मैं कहाँ एक मामूली तबाह हूँ। वो कौन तबाह को जानेगा। तो कभी इस चीज का अंदेशा ही नहीं था। हाँ खुशी है, आज भी मुंबई में हूँ, जहाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो वो मेरा नीड था। जब यहाँ आई तो वही नीड यहाँ भी हो गया। वहाँ पापा को हेल्प करने के लिए की थी, यहाँ हस्बैंड को हेल्प करने के लिए की। तो इस तरह से मैंने जीवन धारा में काम करती हूँ, एज ए टीचर पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ 7 साल का एक्सपीरियंस है। उससे पहले भी मैं मुंबई के छोटे छोटे स्कूलों में
एक 2 साल में पढ़ाई हूँ। बस यही एक छोटी सी कहानी। जो बातें बताए उसमें मुझे खुशियां नजर आती हैं, एक सफर नजर आता है, और उसके साथ साथ एक उम्मीद नजर आती है जो एक मुंबई शहर हर शख्स को देती है जो भी इस सरजमी पे पैर रखता है। लेकिन इस दौरान जब आप खुशियों को जी रहे थे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, तभी जब आपको ये पता चला कि आपको कैंसर हुआ है, तब क्या हुआ, जरा आप बताएं कि तब आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, आपने उसको किस तरीके से झेला, किस तरीके से हैंडल किया, वो सफर जरा आप बताइए। ये मेरी लाइफ का बहुत ही टफ फेज था, टफ प्लेटफॉर्म था, जहाँ मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। एकदम मुझे जीने का तो कोई भी ख्वाहिश ही नहीं था। मैं सोची एज ए डाई, चलो अच्छी मौत है। कहीं ना कहीं एक मतलब एक ये था, नॉलेज था कि चलो बीमारी में मरूंगी तो सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे। मेथोलॉजिकल एक पावर मतलब महसूस हो रहा था, चलो अच्छा है मर जाऊं। लेकिन इस सफर में मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसको हम लोग प्यार से अब्दुल कादिर कहते हैं। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी बहन जिसको मैं गुरु मानती हूँ, उसी को मैं देखकर अपनी पूरी जिंदगी सरवाइव की। उन्होंने मुझे बताया जिंदगी कैसे जीना है। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने ही घर में मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। एज ए सिस्टर, वो एज ए सिस्टर भी है, एज ए फर्स्ट मदर भी है, एज ए लाइफ गाइड भी बोलूंगी। उसके बाद मैं अपने छोटे भाई से बहुत अटैच थी, तो मैंने बोला चलो अब अच्छा है, खत्म कहानी। सेकेंड एज में भी हूँ, सेकेंड स्टेज था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर था। लेकिन मेरे भाई और बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कहा कि नहीं, अपने लिए मत जियो, अपने 2 बच्चे के लिए जियो। ये तुम्हारे बाद तुम्हारी बेटी को कौन देखेगा? बोलने को तो सब है, मतलब तुम लोग देखोगे, तुम लोग पाल लो, मतलब बोलने को सब कुछ है, लेकिन माँ का प्यार माँ ही देती है। तो वो मेरे को सेकेंड टाइम रियलाइज हुआ कि मैं एक माँ भी हूँ। तो उस चीज में मुझे मेरे भाई बहन ने झिझोरा, और मैंने फिर सरवाइव किया, इतना सरवाइव किया कि मैंने जब एक स्टेज ऐसा आ गया था कि मैं 15 दिन तक कुछ खाई नहीं। पानी का घोट मैं पीती थी, दिन भर में 10-15 ड्रॉप ही मेरे गले से जाता था। डॉक्टर ने बोला कि बहुत नामुमकिन है जीना, तुमको हम लोग पाइप लगा देते हैं नाक से, खाना डायरेक्ट उससे जाएगा। मैं बोला मैं मर जाऊंगी लेकिन पाइप तो नहीं लगाऊंगी, अगर मुझे ऊपर वाला जीने को देगा तो मैं जीऊंगी। 15 दिन का वो स्ट्रगल मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेन था। उस टाइम ऐसा लगता कि फास्ट भी तो हम लोग का 8 घंटे का रहता है, लेकिन ये मैं 15 दिन जो मैंने पानी के कतरों और दूध के कतरों से जो सरवाइव की, वो मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन सबकी ब्लेसिंग थी, मेरे बच्चों की ब्लेसिंग थी, मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग थी, मेरे भाई बहनों की, और इन सब में सबसे बड़ा रोल मेरी माँ का था। मतलब मैं हॉस्पिटल जाती, मेरा कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा, कहाँ से मैं आ रही हूँ, वो हर एक चीज का एक लम्हे का खबर रखती थी, और कहती थी कि तू वहां है, मैं यहाँ दुआ करें, मेरे हाथ में कुरान है और ये तुझे बचाएगा। आज वो नहीं है, लेकिन आई मिस वेरी मच। आज उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। माँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी के जीवन में, इसलिए तो जन्नत कही गई है खुदा ने। बेशक। बिल्कुल। और मैं आपकी कहानियों को बड़ा ही समझ पाता हूँ और फील कर पाता हूँ कहीं ना कहीं, और ये इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो सब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मैं, कि जब आपको ये पता चला कि हाँ मुझे कैंसर हुआ है, जैसे कि अभी हमें पता चलता है ना कि हमें बुखार हुआ है, ये हुआ है, या डेंगू हुआ है, या मलेरिया हुआ है, तो कहीं ना तो एक हम डर जाते हैं, एक डर आता है अचानक से अंदर। तो आपको जब एक पहली बार जब पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, जो कि एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं हो पाया, उसकी दवाइयां नहीं बन पाई, तो आपको कैसा महसूस हुआ? फिर आपने जिंदगी पहली बार कैसा लगा आपको जब पता चला आपको कि मुझे कैंसर हुआ है, तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही खूबसूरत था, ऐसा लगता था कि जैसे मौत आ गई हो।
लेकिन मौत ये कह रही है कि रुक जा थोड़ी देर, बच्चों के लिए ठहर जा, पूरी दुनिया के लिए ठहर जा बस। इसमें मेरे को जीवन धारा ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मैंने उनको शेयर किया कि आज मुझे कैंसर हुआ है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी जो सीईओ है शोभा डिसिल्वा, उन्होंने, शोभा मैम जिसको हम शोभा मैम कहते हैं, उन्होंने मुझे टीचिंग के लिए मना किया, लेकिन मैं ये कही कि मैम अगर मैं घर पे रही ना, और घर का जो चार दीवारी है ना वो मुझे पागल कर देगा, मुझे प्लीज परमिशन दो कि मैं क्लासरूम में आऊं। तो उन्होंने मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, मुझे कैंसर है, बच्चों के साथ शेयर करना है, उन्होंने इस पल को भी नहीं सोचा और मुझे परमिशन दिया। यहाँ तक कि जब मेरे को मतलब बताया ना 15 दिन मेरा कंडीशन बहुत खराब था, मेरी आवाज भी उस वक्त बंद हो गई थी। मैं क्लासरूम इशारे में पढ़ाई। जो हमारे साथ मेरे साथ एक हेल्पर होती थी, वो पूरा क्लास मैनेज करती थी, लेकिन जो टीचिंग होता था उस टाइम मैं इशारे ही में की। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सिचुएशन को समझता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी बड़ी कंपनी अगर जानती है, समझ में आता है कि आप लोगों को राइट देते हैं, लेकिन एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा स्टेप लेके समझता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसलिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। शोभा मैम अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे को आपको दिल से आपको शुक्रगुजारी अदा करती हूँ, क्योंकि कहीं भी मैं काम करती है, एज ए टीचर कहीं भी काम करती, कंपनी में काम करती, कहीं भी रहती, तो वो मुझे सीधा ही बोलता आप घर पे रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। मेरी सैलरी नहीं काटी, 3 महीना मैं बेड रेस्ट पे थी। वो 3 महीना जो केमो का होता है, 3 महीने में मेरा केमो का स्टेप कंप्लीट हुआ, उस सिचुएशन में मैं नहीं गई थी, क्योंकि वो उसके बाद ही मेरा रेडिएशन जब स्टार्ट हुआ था ना, तभी मुझे अजीब तरह का फील हो रहा था, घबराहट हो रही थी। तो मैंने उनसे पर्सनली मिली और मैं बोली कि अब मैं आ सकती हूँ, मेरा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक रेडिएशन से मैं ये हो जा रही हूँ, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम। प्लस उन्होंने मुझे बहुत से एनजीओ से मतलब फाइनेंशियली इमदाद भी दिया, मैं उनकी इन इमदाद को भी नहीं भूल सकती हूँ। और आज भी मैं वहाँ टीचिंग कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है चलो ड्यूरिंग द टाइम मैंने आपके साथ एफर्ट रखा, अब आप ठीक हो, अब कहीं और सरवाइव करो, ऐसा भी नहीं कहा। आज भी वो मेरे साथ काम कर रही हैं और मुझे अच्छे से समझती हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी उनसे मिला हूँ, वो काफी ही नेक दिल इंसान है, तो वो लोगों को समझते हैं मुझे लगता है, और वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद और एक होप भी देता है काम करने के लिए। तो सुबह मैम जैसे कि आप टीचिंग करते हो, और ये टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन माना जाता है, लेकिन हर प्रोफेशन की शुरुआत एक टीचिंग से ही स्टार्ट होती है। तो जैसे कि अभी मुझे अगर समझ लो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अभी मुझे बुखार हो गया, तो हम क्या करते हैं कि मेडिसिन लेते हैं और साथ में छुट्टी भी अप्लाई कर देते हैं कि भाई आज हम नहीं आ पाएंगे, लीव ले रहे हैं, सो आई एम अवेलिंग लीव फॉर टुडे, ऐसा हम बोलते हैं और छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन आपको ये सब होते हुए भी आपने अपना काम जारी रखा, आप टीचिंग करते रहे, तो मुझे जानना था कि आपको मोटिवेशन क्या था जो आपको हर सुबह उठाता था, तो ये जरा आप मुझे बताइए। क्योंकि बचपन से ही पढ़ाना रहा साथ में, मैंने कहा ना एज ए नीड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं जीवन धारा में काम कर रही थी तो शोभा मैम ने मुझे रियलाइज कराया कि तुम एक टीचर हो, अब तुम ये कर लो, मान लो इस बात को। तो वो जो बच्चों के साथ ना, मैं बच्चों के साथ जब होती हूँ, पढ़ाती हूँ ना, तो मैं एज अपना सब भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं एक माँ भी हूँ, मेरे ऊपर एक हस्बैंड की जिम्मेदारी हूँ। आज भी अगर मैं जीवन धारा में जाती हूँ तो मैं ये भूल के उस क्लासरूम में कदम रखती हूँ कि मैं एक माँ हूँ। मैं यही याद रखती हूँ कि अगर मेरा अभी बालवाड़ी है तो ये बालवाड़ी की मैं अभी टीचर हूँ, अभी मैं 6th क्लास पढ़ा रही थी, मेरा 6th क्लास है। वो बच्चे, वो मंजर, वो मेरे पूरे
दिमाग में छा जाता है और उस वक्त मैं तब भूल जाती हूँ। यही चीज है कि जो मुझे बीमारी से बाहर लाया। अगर मैं 24 घंटे ये सोचती मैं बीमार हूँ तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं आज आपके साथ आपके बीच में नहीं होती, कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी दफन हो गई होती। लेकिन मैंने जिया हर एक लम्हे को, उस लम्हे से बाहर आई, बच्चों के साथ बाहर आई और बच्चे भी जान रहे थे कि मैम को बीमारी, आज भी वो ब्लेसिंग करते हैं मेरे लिए और कहते हैं मैम आप अच्छे हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि हमने बाद में जब हम अच्छे हो गए तो मैम ने ये बात किसी से छुपाई नहीं। पूरी मतलब मैं साठे नगर में काम करती हूँ तो पूरा साठे नगर ये जानता है और एज माई फ्रेंड, एज माई नेबर, एज माई जितने भी फ्रेंड एंड रिलेटिव है, यहाँ तक के मेरी माँ से भी मैंने ये बात छुपाया था। लेकिन जब मैं ठीक हो गई, मेरी माँ को यही मालूम था कि गांठ है जिसको मेरी बेटी का इलाज करने का है। जब मैं ठीक हो गई उन्होंने बहुत इसरार किया कि बेटा मैं तो नहीं आ सकती लेकिन तू मेरे पास आ, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और शायद ये उनकी ख्वाहिश ही थी। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मैंने उनको ये बता दिया कि मुझे ये बीमारी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी शक था, यकीन तो नहीं था। और वो लम्हा जो मैंने उनके साथ आफ्टर 6 ईयर के बाद मैं गई थी कोलकाता, तो वो जो लम्हा मैंने उनके साथ गुजारा वो मेरे जन्नत के लम्हे के बराबर था। मेरी माँ 22 मई को मेरे साथ सुबह सुबह रुखसत हो गई। तो वो लम्हा भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल डे है, मैं भूल नहीं सकती हूँ। तो ये सारी खुशियां थी जो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई बहन ने, मेरी मुंबई ने मुझे दिया। मैं मुंबई की भी बहुत आभारी हूँ। एक लम्हा ऐसा था जब मैं यहाँ चल रही थी तो मैं ये सोचती थी कि कहाँ मैं अजनबी शहर में आ गई, कहाँ मैं अजनबी शहर में आ गई। यहाँ हवा भी मेरी नहीं, यहाँ लोग भी मेरे नहीं। लेकिन आज यही वो सरजमीन है जहाँ लोग भी मेरे हैं, हवा भी मेरी है और सारा जहां भी है। अभी जैसे कि हम आ रहे थे आपके घर आपसे मिलने, सभी बच्चों का प्यार देखने मिला, जैसे कि आपको देखते ही सबा मैम सब बच्चे कहने लगे। तो जब आपको ऐसा प्यार मिलता है बच्चों से, जो कि माना जाता है कि ये इनका मन बड़ा साफ होता है, बड़े फूल की तरह है वो, बेशक बेशक एक के फ्लावर है वो। इन बच्चों का जब प्यार आपको मिलता है तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है?